Hello everyone, welcome to the Enlightening Lantern. I have started with a completely new series, Revision 25-26, and actually this is a completely new video. You must all be aware that initially I had the channel Reno's Englishpedia, but due to certain technical issues I had to start over. So this series is the first series that I'll be posting on my new channel, that is the Enlightening Lantern. And I hope all of you who come here to this channel become a part of my family and greatly benefit from this series and whatever other videos I put up. So without wasting any more time, let's get started. Okay, now we are starting with Indigo. Who has written Indigo? लुइस फिशर. उसने अपने आप से एक कहानी लिखी है कि ये जो बुक है ये क्या था? It was a kind of an interview. He had interviewed Mahatma Gandhi. He had interviewed Mahatma Gandhi, and he had, based on that interview, he had written the book The Life of Mahatma Gandhi. और इसमें जो इंसिडेंट्स हैं वो सारे के सारे इंसिडेंट्स हैव बीन टोल्ड बाय महात्मा गांधी. राइट? तो ये किस्सा, ये जो इंडिगो था, जो प्रॉब्लम थी, व्हाट वाज द एक्चुअल प्रॉब्लम? पहले प्रॉब्लम समझ लो, फिर हम सारे इवेंट्स डिस्कस कर लेंगे. व्हाट वाज द प्रॉब्लम इन इंडिगो? हाँ जी, इंडिगो जमीन को, ओके, इन अ वे वो थोड़ा सा उसकी फर्टिलिटी लेवल को खराब करती है, बंजर बनाती है. बट वाज दैट द प्रॉब्लम? लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ ही था, बट व्हाट वाज द प्रॉब्लम? आपके पास आधी कहानी है. देखो, प्योर इंडिगो, एनीथिंग प्योर इज गोइंग टू बी एक्सपेंसिव. नाउ जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो. जब सिंथेटिक इंडिगो मार्केट में आ गया तो प्योर इंडिगो के रेट, मतलब प्योर इंडिगो की सेल खत्म हो गई. ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम थी, यहाँ से प्रॉब्लम शुरू हुई. अब प्रॉब्लम क्या थी? वो इंडिगो शेयर क्रॉपिंग क्यों खत्म नहीं कर सकते थे? यू फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज इंडिगो शेयर क्रॉपिंग. जब ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स ने इंडियन पीजेंट्स को फार्म दिए तो इट वाज बेस्ड ऑन एन अंडरस्टैंडिंग कि आप हमें टैक्स, लगान के तौर पे 15% ऑफ द लैंड पे आप इंडिगो हार्वेस्ट करोगे, और वो 15%, मतलब जितना भी इंडिगो हार्वेस्ट होगा वो आप हमें एज टैक्स दे दोगे. अब ये लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट था, ये प्रॉब्लम नहीं थी. इससे उनको प्रॉब्लम्स होती जरूर थी, बट दिस वाज नॉट द कॉज ऑफ दिस चैप्टर. वो ये तो एक लॉन्ग टर्म से चला आ रहा था और उन्होंने इस चीज से एडजस्ट कर लिया था. इट वाज बॉदरसम, इट वाज रिक्सम, बट वो इस चीज से एडजस्ट कर चुके थे. प्रॉब्लम कब हुई? जब जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर लिया. जो ब्रिटिश को इंडिगो बेच के पैसे मिलते थे वो पैसे बंद हो गए, और ब्रिटिश सिर्फ और सिर्फ पैसों की गुलाम थी. उनको पैसा चाहिए था एट एनी कॉस्ट. तो उन्होंने एक ट्रिक चला, उन्होंने एहसान किया इंडियन पीजेंट्स के ऊपर. उन्होंने बोला कि हम तुम्हारे को 100% लैंड दे रहे हैं, तुम जो क्रॉप चाहे वो उगाओ, तुम हमें 15% लैंड के बजाय एक लमसम अमाउंट ऑफ मनी दे दो. ठीक है. अब लैंड पे किस तरह के वर्कर्स थे? एक था एक रिच जमींदार जिसके अंडर बहुत पीजेंट्स थे, या फिर एक छोटा पीजेंट था जिसने खुद से एक छोटा सा ट्रैक्ट लेकर उसके ऊपर काम करता था और वो लगान देता था. अब जो रिच वर्कर्स थे, जो रिच जमींदार थे, उनके पास वो लमसम अमाउंट ऑफ मनी था, तो उन्होंने वो ब्रिटिश को दे दिया. तो ब्रिटिश खुश. पर जिसके पास छोटा ट्रैक्ट ऑफ लैंड है या जिसके पास पैसे नहीं है, उसने ब्रिटिश को क्या बोला कि मैं तो आपको पैसे दे नहीं सकता, सो आई एम एग्रीएबल टू डू माई वर्क अकॉर्डिंग टू द ओरिजिनल एग्रीमेंट, कि मैं 15% ऑफ माई लैंड होल्डिंग पे आपको इंडिगो हार्वेस्ट दूंगा,
बाकी का 85% विल बी माई वर्क माई एफर्ट। ठीक है, अब ये बात ब्रिटिश को एक्सेप्टेबल होगी? क्या लीगली वो उसको कुछ कह सकते हैं? क्योंकि लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट था, वो उसको कुछ कह ही नहीं सकते इफ ही वांट्स टू कंटिन्यू विद द ओल्ड एग्रीमेंट। तो उन्होंने अब दूसरी चाल चली, उन्होंने थग्स, THUGS, गुंडे, उनको भेजा, फार्मर्स को पिटवाया और उनके घर में जो कुछ भी था, कोई अनाज था, कोई इंप्लीमेंट्स थे, कोई थोड़े बहुत पैसे थे, वो सब जबरन ले लिए। ठीक है, अब ये जो बेचारे पीजेंट्स हैं जो पिटे हैं, इनके पास पैसा है? यू अंडरस्टैंड, अगर पैसा होता तो वो ब्रिटिश को दे देते, उनके पास तो पैसा था ही नहीं। अब उनके पास औजार भी खत्म हो गए, इंप्लीमेंट्स भी खत्म हो गए जिससे वो फार्मिंग करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने अब दूसरा दरवाजा खटखटाया, किसका? लॉयर्स का, है ना। पहले ब्रिटिशर से डांट खा ली, मतलब टांग खा ली उनसे, देवर थ्रोन ऑफ बाय द ब्रिटिश। तब उन्होंने जाके लॉयर्स का दरवाजा खटखटाया। तो अब लॉयर्स ने क्यों उनकी मदद नहीं की? यूनिटी नहीं था, इंडियंस में यूनिटी नहीं था। तो लॉयर बोलते हैं कि हम केस लड़ने को तो तैयार है, बट हमारे को पैसे चाहिए, केस लड़ने की फीस चाहिए। अब ये पीजेंट्स के पास वो पैसे थे? सबसे हार गए, बाहर वालों ने भी लात मार दी, घर वालों ने भी लात मार दी, तो अब वो बेचारे बिल्कुल हेल्पलेस थे। अब उन पीजेंट्स में एक प्रोग्रेसिव पीजेंट था। हु वाज दिस पीजेंट? राजकुमार शुक्ला। राइट, उन्होंने कहीं से महात्मा गांधी के बारे में सुना हुआ था, एंड ही इज द मेन प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस चैप्टर। अगर राजकुमार शुक्ला ना होते तो ये जो चंपारण स्ट्रगल है ये कभी भी ना हुआ होता, बिकॉज गांधी जी को ये पता ही नहीं चलता। गांधी जी को अप्रोच करने वाला राजकुमार शुक्ला, गांधी जी को चंपारण तक लाने वाला राजकुमार शुक्ला। हम गांधी जी के एफर्ट्स को देख के बोलते हैं कि नहीं गांधी जी लेकर आए हैं एवोल्यूशन, नो, इट वाज राजकुमार शुक्ला। ठीक है, द मेन हीरो ऑफ दिस स्टोरी। यहां तक आपको बेसिक प्रॉब्लम समझ में आ गई कि चंपारण क्या था? शेयर क्रॉपिंग वाज नॉट द प्रॉब्लम, the means by which the British wanted to end the sharecropping, that had become the problem. अब इस दौरान में क्या हुआ था, जब ये पीजेंट्स के साथ, गरीब पीजेंट्स के साथ हो रहा था, तो इतने में सिंथेटिक इंडिगो की न्यूज जो थी वो मार्केट में आ गई। अब जिन जमींदारों ने पैसे दे दिए थे ब्रिटिश लैंडलॉर्ड को, वो भी खड़े हो गए कि आपने हमारे साथ चीटिंग किया है, आपको हमारे पैसे लौटाने चाहिए। तो मतलब वो पूरा चंपारण जो एरिया था, इट वाज इन अ वेरी वॉलेटाइल, इन अ वेरी टेरिबल स्टेट ऑफ लाइफ, मतलब उनके साथ बड़ा अन्याय हो रहा था। सो दिस इज वेयर द स्टोरी स्टार्ट्स। ठीक है, 1916 का एनुअल कन्वेंशन था, आई थिंक 1916 ही है। The annual convention of the Indian National Congress was at Lucknow, दिसंबर का महीना था, एंड राजकुमार शुक्ला वहां पे गांधी जी से मिलने गए। उन्होंने गांधी जी को प्रॉब्लम बताई। अब गांधी जी ऐसा नहीं था कि हेल्प नहीं करना चाहते थे, बट ही सेड कि आई एम हेल्पलेस, आई एम हेल्पलेस बिकॉज आई हैव अदर कमिटमेंट्स। मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूं, बट मैं अपने कमिटमेंट्स को इग्नोर नहीं कर सकता। मैं बुक सॉलिड हूं फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स एंड आई कैन नॉट हेल्प यू। राजकुमार शुक्ला, ही डिड नॉट आर्ग्यू, बट देन हाउ डिड ही कन्विंस गांधी जी? सो what do we say about राजकुमार शुक्ला? हम राजकुमार शुक्ला के बारे में क्या कह सकते हैं? He was determined. What else? What else? He was determined, resolute. अपनी बुक की vocabulary देखो. He was determined, he was resolute, he was tenacious. What is tenacious? जो एक प्रॉब्लम को जब एक जगह पे अटक जाता है,
जब वो एक चीज को सॉल्व करना चाहता है तो वो उसको छोड़ता नहीं है, वो उसको पकड़ के रखता है। वो जब तक आपको लिटरली उसको खींच के उखाड़ना पड़ता है तब वो उसको छोड़ेगा। दैट पर्सन इज नोन एज टेनेशियस। He was resolute. He followed गांधी जी everywhere for months. जहां जहां गांधी जी जा रहे थे वहां वहां जाता था। वो उनको तंग नहीं करता था, बट गांधी जी को दिख रहा था कि राजकुमार शुक्ला मेरे पीछे पीछे आ रहा है। He persevered in his efforts. He was determined कि आए और कोई रास्ता नहीं है हमारी मदद के लिए और कोई बंदा नहीं आएगा हमारी मदद के लिए। It is only महात्मा गांधी who can help us. Right? So he was tenacious. He clung on to गांधी जी. उसके दिमाग में रेजोल्यूट था कि दिस इज द ओनली पर्सन हु कैन हेल्प अस। अब गांधी जी क्या हुए उसकी टेनासिटी से? इम्प्रेस्ड, राइट? उसकी टेनासिटी से इम्प्रेस हुए और उन्होंने उसको एक डेट दी, आई थिंक अप्रैल में दी थी, और उसको बोला था कि मुझे यहां से आकर ले जाओ। कहां बुलाया था उन्होंने? कहां बुलाया था उन्होंने? कैलकटा। द जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम कैलकटा। उन्होंने बोला कि कैलकटा में इस तारीख को होऊंगा तो तुम आके मुझे यहां से ले जाना, ठीक है? अब उस तारीख को राजकुमार शुक्ला वहां पर पहुंच गए एंड जब वो वहां पहुंचे तो कैलकटा से वो कहां गए? पटना। पटना इज इन बिहार, राइट? पटना बिहार में वो कहां पे गए थे? किसके घर पे गए थे? राजेंद्र प्रसाद। Again, Rajendra Prasad was a lawyer. Later, he was a member of the Indian National Congress, and later on, he became the President of India. जब ये इंसिडेंट हुआ तब वो सिर्फ राजेंद्र प्रसाद थे, अ लॉयर, ठीक है? अब वो लॉयर थे तो ही ऑलरेडी न्यू राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला को वो कई बार मिल चुके थे रिगार्डिंग द केस। बट व्हाट हैपेंड एट राजेंद्र प्रसाद हाउस? ही वॉज नॉट देयर। उनकी एब्सेंस में सर्वेंट्स थे। सर्वेंट्स ने अक्सर किसको देखा था? दे रिकग्नाइज राजकुमार शुक्ला एज अ पीजेंट हु पेस्टर्ड। पेस्टर्ड मतलब परेशान करना। हु ट्रबल्ड, अगर आपको पेस्टर्ड वर्ड नहीं याद रहता है, यू कैन यूज द वर्ड ट्रबल्ड। हु ट्रबल्ड द मास्टर। So they allowed him to live on the grounds. And because Gandhi ji was accompanying Shukla, तो गांधी जी को भी रहने दिया। अब वो शुक्ला के बारे में क्या जानते थे? He was a peasant. अब गांधी जी शुक्ला के साथ है तो assumption क्या हुआ कि गांधी जी भी peasant है। एक तो वो रीजन peasant समझने का, second reason was the attire, the dress of गांधी जी, जिससे उनको लगा कि he was also an untouchable। अब ये पॉइंट मैंने क्यों बोला? यहां से आपको याद आना चाहिए कि he was not allowed to touch the well, right? उनको ये लगता था कि अगर वेल बकेट से कुछ पानी वेल में गिर गया तो पूरा का पूरा वेल जो है वो पल्यूट हो जाएगा। और ये मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड मामा वाली कहानी के साथ कोलिंक हो सकता है, एक्सट्रापोलेशन हो सकता है अपॉन द सोसाइटीज माइंडसेट कि हम ऐसी सोच क्यों रखते थे। दोनों को ही अलाउड नहीं था, ना तो राजकुमार शुक्ला ना गांधी को अलाउड था टू टच द वेल बिकॉज दे वर कंसिडर्ड टू बी अनटचेबल्स। ठीक है, मतलब उनका माइंडसेट है जो ये हुआ है, जो बामा के साथ हुआ वो भी माइंडसेट ही था। अब दो प्रॉब्लम्स है इस चैप्टर में जिनका कोई हल नहीं है। वन इज अनटचेबिलिटी एंड वन इज पॉवर्टी। पॉवर्टी को हम आगे देखेंगे, ठीक है? अब अनटचेबिलिटी का गांधी जी ने या लुइस फिशर ने हमारे को कोई जवाब नहीं दिया है।
ऑल्दो वी नो दैट गांधी जी ने काफी रिफॉर्म्स फॉर अनटचेबिलिटी भी किए थे, बट इस चैप्टर से उसका कोई लेन देन नहीं है। अब जब राजकुमार शुक्ला नहीं मिले, तब अगले दिन वो कहां पे गए? पटना से कहां पे गए? हाँ जी, मुजफ्फरपुर। अब मुजफ्फरपुर में याद रखना डबल जेड आता है। मुजफ्फरपुर में क्या हुआ था? कृपलानी एंड मलकानी, टू प्रोफेसर्स का रोल है। रिमेंबर दिस, वेरी इंपॉर्टेंट, टू प्रोफेसर्स रोल। कैसे याद रखना है? मैंने आपको निमोनिक सिखाया हुआ है, ए से लेकर एम तक बोलो, पहले के आता है फिर एम आता है, तो पहले कृपलानी आएगा फिर मलकानी आएगा। अब ये मैं क्यों बोल रही हूं? क्योंकि दो डिफरेंट जगहों पे इनका रोल था। फर्स्ट रोल वाज हु रिसीव्ड गांधी जी एट मुजफ्फरपुर? कृपलानी, के, राइट? एंड देन हु गेव हिम बोर्ड एंड लॉजिंग? हु टुक हिम होम? हु होस्टेड हिम? जितनी देर वो मुजफ्फरपुर में रहे, किसके घर पे रहे? प्रोफेसर मलकानी। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? अब ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? हाँ जी, बोथ ऑफ देम वर प्रोफेसर्स। प्रोफेसर मतलब दे वर ब्रिटिश एम्प्लॉयज। और गांधी कौन थे? हु वाज गांधी? इंडियन, बेटा ये वोकैबुलरी याद रखनी है। ही वॉज एन इंडियन रेवोल्यूशनरी। रेवोल्यूशनरी मतलब जो इंडिया के लिए रेवोल्यूशन ला रहा है, रिबेलियन कर रहा है, टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज। बामा, जिद कलासा, गांधी, दे आर ऑल रेवोल्यूशनरीज। दे रिबेल्ड अगेंस्ट द सिस्टम, राइट? एक्सट्रापोलेशंस में साथ के साथ आपको करवा रही हूं। अब एक ब्रिटिश एम्प्लॉय एक इंडियन रेवोल्यूशनरी को अपने घर में रखेगा, तो उस ब्रिटिश एम्प्लॉय को ब्रिटिश सर पे हाथ फेरेंगे, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, और दे गोइंग टू किक हिम आउट। किक हिम आउट, राइट? उसकी जॉब, उसकी लाइफ, उन दोनों की लाइफ खतरे में पड़ सकती थी। बट इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट दे सपोर्टेड गांधी। ठीक है? अब मुजफ्फरपुर में गांधी जी ने क्या किया? मुजफ्फरपुर में क्या हुआ? ही टॉक टू द लॉयर्स। उसके बाद उन्होंने लॉयर्स से बात करी। लॉयर्स से उनको क्या पता चला? दैट ही फर्स्ट अंडरस्टूड द प्रॉब्लम ऑफ शेयर क्रॉपिंग, जो मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। एंड सेकेंड, ही केम टू नो द फीस दैट वर बीइंग चार्ज्ड बाय द लॉयर्स। दो बातें पता चली। एक तो प्रॉब्लम क्या है कि ब्रिटिश अपना एग्रीमेंट तोड़ना चाहती थी बाय हुक और बाय क्रुक। उनको पैसे चाहिए थे, उनको इंडिगो हार्वेस्ट नहीं चाहिए था, और पैसों के लिए उन्होंने जो कुछ भी किया, दैट वाज द प्रॉब्लम। सेकेंड थिंग, लॉयर्स का रोल क्या था? बाय चार्जिंग हाई फीस, एंड ही डिक्लेयर्ड, ही फर्स्ट स्कोल्डेड द लॉयर्स एंड ही डिक्लेयर्ड दैट गोइंग टू कोर्ट was useless. Why did he say going to court was useless? They were not self-reliant. They did not know their rights. They did not have the courage to stand up to the British. They did not have the courage to stand up to the British. जब तक ये चीजें नहीं होंगी, जब आप दूसरों पे रिलाय करते हो टू बेटर योर लाइफ, तो कभी भी वो सक्सेसफुल हो सकता है। अगर हमें अपनी जिंदगी सुधारनी है तो किसको एफर्ट करना पड़ेगा? खुद को, है ना? तो गांधी जी ने बोला गोइंग टू द कोर्ट वॉज यूजलेस। When the peasants are so fearful, when they are unable to stand up for their rights, and if the lawyers who know the rights but are charging such high fees,
तो कोर्ट जाने का कोई फायदा नहीं है। यहां से हम मेन थीम ऑफ द चैप्टर पे आते हैं। अब इस पॉइंट पे हमारे को थीम्स का डिस्कशन है, गांधी जी के वर्किंग प्रिंसिपल्स की बात करनी है। गांधी जी का एम क्या था चंपारण में? ब्रिटिश को हराना, वाज दैट द एम? अगर वो एम होता तो वो फिर 100% रिफंड ऑफ द मनी मांगते। गांधी जी का कभी भी पैसे पीजेंट्स को लौटाना एम नहीं था। उनका एम था टू मेक द पीजेंट, फर्स्ट टू मेक देम यूनाइटेड, उनके अंदर यूनिटी डेवलप करना। सेकेंड वॉज फ्रीडम फ्रॉम फियर, एंड थर्ड वॉज सेल्फ रिलायंस। जब अब आप ये तीन चीजें, गांधी जी के तीन वर्किंग प्रिंसिपल्स या आप थीम्स कह लो, जब आप इसके बारे में बात करते हो तो फर्स्ट यू हैव टू टॉक अबाउट यूनिटी। इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है दैट वी वर नेवर यूनाइटेड। हर बंदा अपने लिए लड़ रहा था, कोई भी बंदा सबके लिए नहीं लड़ रहा था। ना पीजेंट के साथ यूनाइटेड था, ना लॉयर पीजेंट के साथ यूनाइटेड था। तो सबसे पहला काम जो था वो यूनिटी था, और यूनिटी के साथ साथ ही हम देखेंगे फ्रीडम फ्रॉम फियर। ठीक है, तो गांधी जी ने पहले तो ये काम किया। उसके बाद गांधी जी ने क्या कहा? ब्रिटिश का, बेटा इंडियंस वर ऑलवेज अफ्रेड ऑफ द ब्रिटिश, बिकॉज ब्रिटिश के पास गन्स थी। Guns did not give anyone a chance to escape. They were killed. They were brutally killed. तो उनको कभी दिमाग में ही नहीं आया that we can fight the British. उनको हमेशा यही लगा कि ब्रिटिश इज समथिंग वेरी डेंजरस जिससे हमको डर के रहना है, राइट? अब गांधी जी इज कंसिडर्ड टू बी अ फेयर पर्सन। फेयर पर्सन मतलब वो कभी भी एक तरफा बात पर डिसीजन नहीं लेते थे, बायस नहीं होते थे। उन्होंने कहा अगर इंडियंस की ये प्रॉब्लम है तो हो सकता है कि ब्रिटिश के पास भी कोई रीजन हो टू डू दिस जो हमें नहीं समझ में आ रहा। कई बार होता है ना, बच्चे बोलते हैं कि स्कूल ने हमारे साथ ये बुरा किया, बट कभी बच्चे ये नहीं सोचते हैं कि स्कूल की कुछ अपनी मजबूरियां भी हो सकती हैं कि उनको ये डिसीजन लेना पड़ा। तो बीच में जो बंदा होता है, जो एडवोकेट कर रहा होता है, ही विल वांट टू टॉक टू द प्रिंसिपल एंड फाइंड आउट व्हाई द स्कूल डिड दिस। तो गांधी जी वांटेड टू गिव द ब्रिटिश अ चांस टू एक्सप्लेन देयर एक्शंस। तो उसके लिए सबसे पहले वो गए थे ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन। ठीक है, मुजफ्फरपुर में ही वो गए थे ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन। वहां पे उनको क्या बोला गया? वहां पर उनको क्या बोला गया कि हम कोई भी इंफॉर्मेशन किसी आउटसाइडर को नहीं दे सकते। इसका जवाब गांधी जी ने क्या कहा? दैट आई एम नो आउटसाइडर। मैं इंडिया में हूं, इंडिया के किसी एरिया में भी आई कैन नॉट बी कंसिडर्ड टू बी एन आउटसाइडर। ठीक है, बट उन्होंने आर्ग्यू नहीं किया। उसके बाद वो गए ब्रिटिश ऑफिशियल कमीशन इन द तिरहुत डिवीजन। वहां पे उनके साथ क्या हुआ? वहां पे उनके साथ क्या हुआ ब्रिटिश ऑफिशियल कमीशन में? वहां पे ऑफिसर ने डायरेक्टली गांधी को बुली किया, बुली करके बोला कि तुम यहां पे चंपारण छोड़ के चले जाओ। ठीक है, अब चंपारण से गांधी जी कहां गए? मोतीहारी। कलकत्ता से जर्नी शुरू हुई, कलकत्ता से पटना, पटना से मुजफ्फरपुर और मुजफ्फरपुर से मोतीहारी। ठीक है, अब जब मोतीहारी में पहुंचे तब क्या हुआ? उससे पहले जब गांधी जी मोतीहारी पर पहुंचे तो ही केम टू नो दैट देयर वाज अ पीजेंट हु हैड बीन ब्रूटली बीटन अप बाय द ब्रिटिश थग्स।
नियर बाय विलेज में ये इंसिडेंट हुआ था। तो गांधी जी वहां पे इन्वेस्टिगेट करने के लिए जा रहे थे, पहुंच गए थे? नो, ही वॉज ऑन द वे, जा रहे थे, when he was overtaken by a messenger and he was asked to return to मोतीहारी। उनको रास्ते में रोका गया, उनको बोला कि मोतीहारी वापस जाओ। जब मोतीहारी वापस आए तो उनको क्या मिला? कोर्ट ऑर्डर दैट यू नीड टू लीव चंपारण। तो गांधी जी ने उस कोर्ट ऑर्डर पे क्या लिखा? I have received the order, but I will not leave Champaran. So it was the start of which movement? Civil disobedience movement. अब disobedience का मतलब रूल को ना मानना, डिसओबे करना। तो उन्होंने ब्रिटिश रूल नहीं माना। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का ये शुरुआत था, ठीक है। अब जब गांधी जी ने डायरेक्ट कोर्ट ऑर्डर मना किया है, तो was he stupid or did he know what is going to happen? He knew what was going to happen, that is that he would be called to court. तो यहां पर उन्होंने 3 चीजों का, he did 3 things to prepare for the court. What were the 3 things that he did? What were the 3 things that he did? First, he called all the lawyers. जितने भी वो लॉयर फ्रेंड्स, इन्फ्लुएंशियल लोगों को जानते थे, उन्होंने सबको बुलाया। उसके बाद उन्होंने वाइसरॉय, ब्रिटिश वाइसरॉय को एक लेटर लिखी जिसमें पूरी घटना उन्होंने डिटेल में लिख के भेजा। अब इस लेटर का क्या फायदा होता? इट वुड हैव बिकम एन ऑफिशियल रिकॉर्ड। गांधी के साथ कुछ गलत ब्रिटिश करना चाहता तो उसके अगेंस्ट पहले से ही उन्होंने प्रिकॉशन ले लिया था दैट द ट्रुथ इज नोन टू द वाइसरॉय। एंड थर्ड, बोलता है मोस्ट प्रोबेबली आई विल बी अरेस्टेड, तो मेरी एब्सेंस में आश्रम को सफर नहीं करना चाहिए। तो जो आश्रम में करने वाले काम थे, पेंडिंग वर्क थे, उसका सोल्यूशन या जो जो काम करने थे उसके बारे में उन्होंने लिखकर आश्रम को भेजा। तो दिस इज हाउ ही प्रिपेयर्ड फॉर द इम्पेंडिंग ट्रायल। एंड एज एक्सपेक्टेड बाय द एंड ऑफ द डे उनके पास नोटिस आ गया दैट ही इज सपोज्ड टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे। अब वो दिन बहुत इंपॉर्टेंट था because it was the start of the Satyagrah movement. What is Satyagrah? Fight for right. Satyagrah movement means fight for right. Who started this? Gandhi ji ने initiate तो किया था by signing the civil disobedience movement. But actual में किसके rights की हम बात कर रहे हैं? पीजेंट्स की। तो पीजेंट्स ने ऑन द डे ऑफ द कोर्ट क्या किया? घर में बैठ गए थे डर के छुप के। अब पीजेंट के साथ खड़ा है, तो फिर हमने क्या अचीव कर लिया? यूनिटी बिटवीन ओनली द पीजेंट्स एंड पीजेंट्स। अभी लॉयर्स नहीं आए हैं, अभी हाफ यूनिटी आई है, पीजेंट और पीजेंट के बीच में यूनाइटेड हो गए हैं, ब्रिटिश को फेस करने के लिए तैयार थे। सो नाउ व्हाट हैव दे अचीव्ड? फ्रीडम फ्रॉम फियर। द सेकेंड मोटिव वाज आल्सो अचीव्ड। अब ये पीजेंट्स ने क्या सुना था कि कोई महात्मा है, कोई तो है जो हमारे लिए खड़ा है, और उनके सपोर्ट में उन्होंने ये सारी चीजें करी थी। उनकी सपोर्ट में वो वहां पर कोर्ट में आए। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट क्या हुआ ब्रिटिश पे? जब उन्होंने थाउजेंड्स, और मतलब आपकी बुक में दिख रहा है, लिखा हुआ है कि कुछ नहीं दिख रहा था, सिर्फ ब्लैक हेड्स दिख रहे थे। इतना क्राउड था कि सिर्फ लोगों का सर, हेड्स दिख रहे थे। तो इसका असर क्या हुआ? द ब्रिटिश बिकेम अफ्रेड।
they had to take the help of Gandhi to control the mob. What is the difference between crowd and mob? क्राउड होता है पीसफुल, मॉब होता है अग्रेसिव, राइट? सो दे हैड टू टेक द हेल्प ऑफ गांधी टू कंट्रोल द मॉब. और उनके दिल में डर बैठ गया कि अगर हमने गांधी के अगेंस्ट कोई भी एक्शन लिया तो इस मॉब को कंट्रोल करना आसान नहीं होगा, राइट? अब केस चला, ठीक है? अब केस चला तो कोर्ट में क्या प्रॉब्लम हुई? नॉर्मली क्या होता है जब केस चलता है तो जो डिफेंडेंट है वो बोलता है कि मैं गलत हूं, मेरे को पनिश करो. वो आर्ग्यू करेगा ना कि मैंने गलत काम नहीं किया. बट गांधी ने क्या किया? हाउ इज इट यू पीपल आर ब्लैंक? नॉट अ सिंगल चाइल्ड नोज. उन्होंने माना कि मैंने गलत किया है, मैंने आपका रूल तोड़ा है. गांधी जी वॉज अ लॉ अबाइडिंग पर्सन. उस टाइम पे चाहे ब्रिटिश लॉ था बट ही वॉज अ लॉ अबाइडिंग पर्सन, राइट? तो उन्होंने कोर्ट में जाके बोला कि यस आई हैव ब्रोकन योर लॉ. आपने मुझे मोतीहारी चंपारण छोड़ के जाने के लिए कहा और मैंने आपका रूल तोड़ा है. बट उन्होंने आगे एक्सप्लेनेशन भी दिया कि मैंने ये रूल क्यों तोड़ा. ही सेज कि इट वाज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज. मेरी लाइफ में दो ड्यूटीज हैं जिसको मैं अव्वल दर्जे पर रखता हूं. वन इज टू बी अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन एंड द सेकेंड इज द ह्यूमैनिटेरियन ड्यूटी टू माई ब्रदर्स. मैं अपने भाइयों के साथ एक ह्यूमैनिटेरियन ड्यूटी को भी इंपॉर्टेंस, इक्वल इंपॉर्टेंस देता हूं. अब मेरी ये दोनों ड्यूटीज में कॉन्फ्लिक्ट आ गया. अगर मैं आपके अपने भाइयों के साथ खड़ा होता हूं तो मुझे आपका लॉ तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मेरे लिए मेरे भाई आपके लॉ से ज्यादा ऊपर थे, तो मैंने आपका लॉ तोड़ा है, मैं गिल्टी हूं, मुझे पनिश करो. तो ब्रिटिश को क्या करना चाहिए था? जब गांधी जी ने मान ली उनकी गलती है तो ब्रिटिश को क्या करना चाहिए था? पनिश करना चाहिए था. बट वो पनिश क्यों नहीं कर सकते थे? डर गए थे. थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर आउटसाइड. दीज वर अ हैंडफुल ऑफ ब्रिटिश. इनकी जान को खतरा था. तो ये अब दुविधा में फंस गए कि कोई केस ही नहीं है. यहाँ तो गांधी ने बोल दिया कि पनिश करो. तो उन्होंने कहा कि हमें सोचने का टाइम चाहिए, तो हम 2 घंटे के लिए आप बेल लेकर चले जाओ. बेल इज यू हैव टू पे सम काइंड ऑफ मनी, सम काइंड ऑफ आपको वहां पे जमानत देनी पड़ती है फॉर दैट 2 आवर फ्रीडम. गांधी जी ने कहा व्हाई शुड आई पे? जब मैंने आपको बोल दिया है कि मैं गिल्टी हूं, आप पनिश करो, बात खत्म करो. व्हाई शुड आई पे फॉर बेल? अल्टीमेटली अब ये ब्रिटिश का हेल्पलेसनेस, कैसे उन्होंने सर झुकाना शुरू किया. तो गांधी, ब्रिटिश के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो उन्होंने विदाउट बेल गांधी जी को 2 घंटे के लिए जाने दिया. 2 घंटे बाद जब दोबारा से कोर्ट रिकन्वेन हुई, प्लीज ये वोकैबुलरी आपको चाहिए, रिकन्वेन, RECONVENE. रिकन्वेन होना जब कोर्ट की प्रोसीडिंग्स दोबारा से शुरू हुई, इसके लिए कोई और वर्ड नहीं है, राइट? तो आपको रिकन्वेन ही लिखना पड़ेगा. जब कोर्ट दोबारा से रिकन्वेन हुई, देन अगेन देयर वाज नो डिसीजन दैट कुड बी रीच्ड. उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था. दे कुड नॉट पनिश गांधी. दे वर टू अफ्रेड ऑफ द मॉब. दे वर टू अफ्रेड दैट समथिंग कैलामिटस इज गोइंग टू हैपन. तो उन्होंने गांधी जी को जाने दिया और बोला कि जो भी डिसीजन होएगा आपको हम कुछ दिनों में बता देंगे. ठीक है? अब गांधी जी आ गए. केस ड्रॉप नहीं हुआ है. ये केस प्लीज अब इस पॉइंट पे ना, चलो मैं आगे बताती हूँ, मुझे याद करा देना कि रीनू मैम आपने कुछ बोला था हमारे को इस पॉइंट पे. अब केस खत्म नहीं हुआ है. केस अगेंस्ट गांधी इज स्टिल गोइंग ऑन. तो जब घर गए तो गांधी जी ने लॉयर्स को बोला कि अगर कल मुझे पनिशमेंट हो जाता है, मुझे जेल हो जाता है, तो आप लोग क्या करोगे? तो लॉयर्स ने जवाब दिया कि हम तो यहाँ पे आपकी सपोर्ट में आए थे, आपकी सपोर्ट में आए थे, पीजेंट्स के लिए नहीं. और अगर आप अरेस्ट हो जाओगे तो हमने क्या करना है, राइट? हम भी अपने घर चले जाएंगे.
तब गांधी जी ने कहा कि मेरा केस नहीं है, व्हाट अबाउट जस्टिस टू द पीजेंट्स, दैट इज द केस। ये जो कोर्ट केस चल रहा था ये पीजेंट्स के जस्टिस के साथ बिल्कुल रिलेटेड नहीं है। वो वाली प्रॉब्लम तो अभी साइड में ही पड़ी है, अभी तो एक नई प्रॉब्लम आ गई है कि गांधी जी को रोकने के लिए ब्रिटिश ने क्या हथकंडे अपनाए, राइट। तो उन्होंने कहा व्हाट अबाउट जस्टिस टू द पीजेंट्स। तो इसके बाद सारे लॉयर्स ने एक मीटिंग किया और लॉयर्स ने बोला कि गांधी जो एक आउटसाइडर हैं वो पीजेंट्स के लिए अरेस्ट होने को तैयार है, और हम तो इनके नेबर्स हैं, उसी एरिया में रहते हैं, ऊपर से हमने तो इनसे पैसे भी लिए हैं कोर्ट केस के लिए, तो हमारा क्या योगदान। तो इट वाज एट दिस पॉइंट दैट द लॉयर सेड दैट वी विल आल्सो कोर्ट अरेस्ट, COURT। कोर्ट अरेस्ट का मतलब होता है टू बी अग्रीएबल टू बीइंग अरेस्टेड बाय सेल्फ, हम खुद से अरेस्ट हो जाएंगे। अगेन ये टर्म आपको याद रखना पड़ेगा, टू कोर्ट अरेस्ट, दे वर रेडी टू कोर्ट अरेस्ट। इट वाज एट दिस पॉइंट दैट गांधी जी सेड वी हैव वन द बैटल ऑफ चंपारण, द बैटल ऑफ चंपारण इज वन। गांधी जी ने ये बात क्यों बोली? यूनिटी। पहले पीजेंट्स और पीजेंट्स यूनाइट हुए थे बट लॉयर्स नहीं यूनाइट हुए थे, अब लॉयर्स भी पीजेंट्स के साथ यूनाइट हो गए, तो जो उनका मेन मोटिव था यूनिटी एंड फ्रीडम फ्रॉम फियर, ये अचीव हो गया है। एंड दैट इज व्हाई ही सेड द बैटल ऑफ चंपारण इज वन। ठीक है, अब कुछ दिनों बाद कोर्ट से नोटिस भी आ गया कि गांधी जी के अगेंस्ट जो केस है वो ड्रॉप हो गया है, वो रफा दफा हो गया है, वो खत्म हो गया है। जब कोर्ट से ये नोटिस आया तो ये किस चीज की विक्ट्री थी? विक्ट्री फ्रॉम? नो नो, फिर गलत सोच रहे हो। अब यस, गांधी जी के अगेंस्ट जो केस शुरू हुआ था इट वाज अ सिविल डिसोबीडियंस केस, और जब केस ड्रॉप हुआ है तब वो किसकी विक्ट्री है? द विक्ट्री ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। हमने ब्रिटिश के अगेंस्ट गए और ब्रिटिश हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए, सो दैट वाज अ विक्ट्री। बट इस पॉइंट तक पीजेंट्स को बिल्कुल भी रिलीफ नहीं मिला है, पीजेंट्स का तो प्रॉब्लम अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। अब एक्चुअल लड़ाई शुरू होती है फॉर द राइट ऑफ द पीजेंट। अब गांधी जी ने क्या किया? उन्होंने सबूत इकट्ठे करने शुरू किए, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने शुरू किए, उन्होंने लोगों के बयान, डेपोजिशंस, DEPOSITIONS, डेपोजिशंस इज वर्बल बयान, वो लेना शुरू किया। जो ये इतना सारा कांड हुआ था उसका एक और नतीजा हुआ कि एक ऑफिशियल इंक्वायरी सेटअप हुई, एक कमीशन सेटअप हुआ फॉर ऑफिशियल इंक्वायरी, बट ब्रिटिश बाज नहीं आने वाली थी अपनी गलत हरकतों से, उन्होंने वहां पर भी चाल चली। नो, देयर वाज एन ऑफिशियल इंक्वायरी इनटू द प्रॉब्लम दैट हु इज एट फॉल्ट। अभी तक डिक्लेयर अगेंस्ट द ब्रिटिश करते थे तो फिर ब्रिटिश ही गलत होते। देयर वाज एन ऑफिशियल इंक्वायरी इनटू व्हाट इज द प्रॉब्लम। अब इसमें इन्होंने क्या चाल चली कि ऑल द मेंबर्स वर ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड लैंडलॉर्ड्स। इंडियंस की तरफ से कौन था? ओनली वन पर्सन, गांधी। व्हाट डिड दे अज्यूम कि व्हाट कैन वन पर्सन डू? बट विद द अमाउंट ऑफ प्रूफ दैट गांधी जी हैड कलेक्टेड, व्हाट हैपेंड? With the amount of proof that Gandhi ji had collected, what happened? They had to listen to him. They had to agree that they were at fault. उनको अपनी गलती माननी पड़ी। जब इतने सबूत, इतने लोगों के बयान, इतने डॉक्यूमेंट्स आ गए तो वो किसी भी तरह से उसको रिफ्यूट नहीं कर पाए। अब सेकेंड ट्रिक चली। अब मानना तो पड़ गया कि हम गलत हैं, बट पैसा तो हमारे लिए भगवान है, ब्रिटिश के लिए, है ना? तो अब हम पैसा देने से कैसे बचें? तब उन्होंने दूसरी चाल चली। उन्होंने एज्यूम किया कि गांधी जी 100% रिफंड मांगेंगे, राइट? बट जब उन्होंने पूछा गांधी को कि आपको क्या चाहिए, तो गांधी जी ने बोला 50% चाहिए। गांधी जी वॉज अ फेयर पर्सन,
कि अगर आप टैक्स को खत्म कर रहे हो, एग्जेम्प्ट कर रहे हो, तो समथिंग इज ड्यू टू यू। तो आपने जितना भी कलेक्ट किया है उसका 50% आप रखो और 50% पीजेंट्स को रिटर्न करो, ठीक है। अब उनके तो दिमाग में चाल था कि 100% मांगेंगे, हम 50 बोलेंगे, बट अब गांधी जी ने मांगा ही 50, तो उन्होंने अब उसको भी कम करने की कोशिश करी। उन्होंने कहा कि हम तो 25% ऑफर करेंगे। अब 50% देने को तैयार थे, बट 25% क्यों बोला कि हमें तो 25% ही हम देंगे। उनको था कि गांधी जी मना कर देंगे। एक डेडलॉक, प्लीज राइट डाउन दिस वर्ड डेडलॉक, DEADLOCK, ये लीगल टर्म्स हैं। डेडलॉक का मतलब है जब दोनों पार्टीज एग्रीमेंट पे ना पहुंचे और वो बीच बिचाले फंस जाए। अगर केस बीच बिचाले फंस जाता तो किसका फायदा होता? ब्रिटिश का। उनको कोई भी पैसा लौटाना नहीं पड़ता। नुकसान किसका होता? पीजेंट्स का। उनके पैसे भी चले गए और वो लैंड पे काम नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास कोई औजार, कोई पैसा नहीं है, तो वो भूखे मर जाते, राइट। तो गांधी जी ने बोला कि ठीक है, मुझे 25% मंजूर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओवर हियर। Why did Gandhiji agree to the 25% refund? His motive was not money. His motive was justice to the peasants. His motive was loss of prestige for the British. ब्रिटिश माने उन्होंने गलत किया है, ब्रिटिश का सर झुके, ये गांधी जी का मोटिव था। दुनिया को पता चले कि ब्रिटिश को भी हराया जा सकता है, दुनिया को पता चले कि ब्रिटिश भी गलत काम कर सकती है और इंडियंस उनका सर झुका सकते हैं, उनको मजबूर कर सकते हैं कि वो माने कि उन्होंने गलत किया। मनी वॉज नॉट द क्राइटेरिया। ये प्लीज आप लोग बहुत उठपटांग ये जगह पे लिखते हो और मैं हर लेसन में जब भी इंडिगो रिवाइज होता है मैं बार बार ये कहती हूँ कि 25% रिफंड इसलिए माना था बिकॉज लॉस ऑफ प्रेस्टीज बाय द ब्रिटिश वॉज मोर इम्पोर्टेंट। The fact that they agreed that they had done a crime was more important. Money was not the criteria. And this is how they finally achieved, which it was the victory of which movement? मैं मारूंगी। सिविल डिसोबीडियंस हो, जब लॉयर्स ने बोला था, एग्री किया था, तब हुआ था। उसके बाद कौन सा मूवमेंट बचा? तो अब जब ब्रिटिश का सर झुक गया है तो इट इज द विक्ट्री ऑफ विच मूवमेंट? सत्याग्रह मूवमेंट। व्हेन राजकुमार अप्रोच्ड गांधी, राइट, इन अ वे अगर आप देखने जाओ तो सत्याग्रह जो था वो दैट वाज, मैम इसमें एक पॉइंट बाकी है चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज का। ओके, अब यहाँ पर एक और इंसिडेंट है। जब हम सेल्फ रिलायंस की बात करते हैं तो हमें चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज के बारे में भी बात करनी है। ये मैं अभी आती हूं, पहले हम सोशल मॉडिफिकेशंस, सोशल एंड कल्चरल मॉडिफिकेशंस की बात करनी है। अभी यहां पर सिर्फ और सिर्फ पीजेंट्स की प्रॉब्लम खत्म हुई है, बट गांधी जी वॉज नेवर अ पर्सन टू ओनली डील विद वन प्रॉब्लम। ही वॉज अ पर्सन कि वो जब जहां पे जाते थे वहां पे जितनी भी प्रॉब्लम्स होती थी उनको वो बेटर करने की कोशिश करते थे। तो जब चंपारण वो इनिशियली गए थे ये सोच के कि कुछ हफ्तों का ही काम है, बट ये कुछ हफ्तों का काम टर्न्ड इनटू मंथ्स। ही हैड टू स्टे इन चंपारण फॉर मंथ्स। इन महीनों में ही सॉ अ लॉट ऑफ पॉवर्टी एंड हेल्थ इश्यूज एंड सोशल इश्यूज इन चंपारण, राइट। तो बिकॉज अब आता है सोशल एंड कल्चरल मॉडिफिकेशंस। अब गांधी जी ने सिर्फ शेयर क्रॉपिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया था, उन्होंने अब सोशल मॉडिफिकेशंस भी लाए। लोगों को अपने राइट्स नहीं पता थे, तो राइट्स नहीं पता थे। हाउ डू यू नो योर राइट्स? एजुकेशन। तो एजुकेशन पे फोकस किया। लोग बीमार बहुत होते थे तो किस चीज पे फोकस किया? हेल्थ केयर के ऊपर।
राइट? तो जब एजुकेशन की बात करते हैं तो 6 प्राइमरी स्कूल्स वर ओपनड इन 6 विलेजेस ऑफ चंपारण. ठीक है, एजुकेशन का फर्स्ट पॉइंट स्कूल खोलना. सेकेंड इज टू अरेंज फॉर टीचर्स. उन्होंने अपने आश्रम से वॉलंटियर टीचर्स को बुलाया टू टेक ओवर द टीचिंग एट चंपारण. So that is one education was done. Now we come to healthcare. अभी हेल्थ केयर में आएगा ना, टीचर्स में नहीं आएगा. कस्तूरबा वॉज इन सैनिटेशन. ठीक है, हेल्थ केयर में आ जाएगा. अब सेकेंड वॉज हेल्थ केयर. लोग बहुत बीमार हो रहे थे, स्किन प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा थी, तो उन्होंने एक डॉक्टर को अरेंज किया और 3 मेडिसिन अरेंज किए. Doctor volunteered free services for 6 months. So 6 schools, doctors volunteering for 6 months. तो वो 6 नंबर याद रखना. ठीक है, इसके साथ साथ उन्होंने 3 मेडिसिन, क्विनाइन, सल्फर ऑइंटमेंट एंड कैस्टर ऑयल अरेंज किया. क्विनाइन दिया जाता था फॉर मलेरियल प्रॉब्लम. जब गंदगी होगी तो मॉस्किटोज होंगे, मॉस्किटोज होंगे तो मलेरिया की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होगी. सेकेंड, गंदगी होगी तो पेट खराब होगा, डाइजेशन होगा और स्किन इन्फेक्शन होगी, तो स्किन इन्फेक्शन के लिए सल्फर ऑइंटमेंट. और कैस्टर ऑयल जो है वो ओवरऑल आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, आपके अंदर के सारे टॉक्सिक्स या बीमारियों को खत्म करता है. तो जिसकी जो मर्जी प्रॉब्लम हो उसको कैस्टर ऑयल तो दिया ही जाता था. राइट? समझ में आ गया? हेल्थ केयर के लिए डॉक्टर फॉर 6 months एंड 3 मेडिसिन. अलोंग विद दैट उनकी वाइफ कस्तूरबा, शी स्टार्टेड टीचिंग द विमेन अबाउट पर्सनल केयर एंड हाइजीन. वहां पे लोग बहुत गंदे रहते थे, उनको सफाई का कोई कंसर्न नहीं था, तो उन्होंने उस विलेज से थोड़ा दूर न्यू ट्रेंचेस खुदवाए, क्योंकि इनिशियली जो डेफिकेशन होता था वो ओपन में होता था. जो पुराने ट्रेंचेस फॉर डेफिकेशन थे उनको क्लोज करवाया, न्यू ट्रेंचेस खुलवाए. राइट? सो दैट गंदगी, मॉस्किटोज खत्म हो. फिर कस्तूरबा ने विमेन को पर्सनल हाइजीन पे एजुकेट करना शुरू किया. अब यहाँ पे हम पावर्टी, द सेकेंड अनसॉल्व प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे. वन ऑफ द ओल्ड वुमेन टुक कस्तूरबा इनटू हर हट. शी शोड हर द बेयर हट और उसने कहा कि आप हमें बोलते हो कि हमें ना धो के नए कपड़े, साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, बट मेरे पास तो जो मैंने कपड़े पहने हैं वही कपड़े हैं, अगर मैं इनको धोऊंगी तो मैं पहनूंगी क्या? राइट? तो इस प्रॉब्लम का अगेन कोई हल हमारे को नहीं मिलता है. बट दीज आर द सोशल एंड कल्चरल मॉडिफिकेशंस दैट वर ब्रॉट अबाउट बाय गांधी. डन यहाँ पे. नाउ वी कम टू द लास्ट पॉइंट, सेल्फ रिलायंस. हमने यूनिटी के बारे में बात कर लिया, हमने फ्रीडम ऑफ फियर के बारे में बात कर लिया. सेल्फ रिलायंस कहां से आया? सेल्फ रिलायंस की जब हम बात करते हैं तो चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज की कहानी उठती है. राइट? ऑल्दो इट हैपेंड इन द मिडल ऑफ द स्टोरी, बट इसका रेफरेंस जो दिया गया है वो एट द एंड ऑफ द स्टोरी दिया गया है. जब ये चंपारण का स्ट्रगल चल रहा था, जब वो डेपोजिशंस वगैरह, जब वो लड़ाई करने के लिए तैयार हो रहे थे, तब लॉयर्स ने बोला कि देयर इज एन इंग्लिश पैसिफिस्ट, चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज. पैसिफिस्ट होता है जो शांति लेकर आता है, वॉरिंग पार्टीज को शांत करता है, एक सोल्यूशन पहुंचने में, एक एग्रीमेंट पहुंचने में मदद करता है. बोलते हैं वो ब्रिटिश है, तो ब्रिटिश को हराने के लिए ब्रिटिश जरूरी है. तो गांधी जी ने बोला नहीं, ये तुम्हारे दिल का डर है. अगर ब्रिटिश को हराने के लिए ब्रिटिश की मदद ली तो फिर हम अपने पैरों पे कैसे खड़े होंगे, हम अपने अंदर का डर कैसे खत्म करेंगे, हम कब सीखेंगे? और गांधी जी ने आगे लॉयर्स को एक्यूज किया कि ये तुम्हारे दिल का डर है, जो ये बिलीव करता है कि एक ब्रिटिश ही हमें न्याय दिलवा सकता है. राइट? और लॉयर्स ने इस बात को भी माना कि यस, दे वर अफ्रेड ऑफ द ब्रिटिश. एंड देन यू ऑल नो दैट इट वाज ओनली गांधी हु हेल्प्ड देम टू विन द सत्याग्रह मूवमेंट. So this is where this chapter ends. Now, do you have any question from this chapter? बेटे ऐसे बहुत छोटी छोटी पॉइंट्स होंगे जो शायद मैंने कवर नहीं किए हैं.
गांधी जी ने वॉलेंटियर्स को बुलाया तो वॉलेंटियर के नेम आपके चैप्टर्स में है, तो वो पढ़ लेना, राइट। मैं इतना फैक्चुअल पे नहीं जा रही हूँ, मैं आपको एक बेसिक जिस्ट ऑफ द स्टोरी और एक्स्ट्रापोलेशन के ऊपर मैं फोकस कर रही हूँ, थीम और एक्स्ट्रापोलेशन पे मैं फोकस कर रही हूँ। बट डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? कोई है पॉइंट जो आपको नहीं समझ में आया एंड यू वांट फर्दर क्लैरिफिकेशन? बेटे वो वाला वही पॉइंट था ना, जब गांधी जी वो विलेज में जा रहे थे, उन्होंने सुना था कि एक पीजेंट की पिटाई हुई है। क्या चीज? हाँ, वो उस टाइम पे बेटा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट था ही क्या? घोड़े नहीं तो हाथी। तो वो हाथी के ऊपर बैठ के जाए थे, और हाथी इज बेसिकली अ स्लो एनिमल, हाथी भागेगा नहीं, तो वो उसको ओवरकम करना, उनको स्टॉप करना आसान था। एंड अगेन इंडिया में बेटे मतलब ब्रिटिश वर वेरी बायस्ड अगेंस्ट इंडियंस, राइट। तो वो हमारे को लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स होती, घोड़ा हाथी पे जाने वाले कहा जाता था। घोड़े पे जनरली जाते थे वॉर के लिए, तो हाथी इज कंसिडर्ड टू बी अ स्लो एनिमल, तो वो काफी रेफरेंसेस हैं हाथी के कारण। PACIFIST, पैसिफिस्ट, इंग्लिश पैसिफिस्ट। हाँ, जब वो मोतीहारी पहुंचे तब उनको न्यूज मिली कि एक नियर बाय विलेज में किसी पीजेंट की पिटाई हुई है, तो वो उससे पूछताछ करने जा रहे थे। व्हेन ही वाज स्टॉप्ड एंड आस्क्ड टू रिटर्न टू मोतीहारी। आपने कहा था कि पटना से मुजफ्फरपुर गए थे। हाँ, नहीं, जब मुजफ्फरपुर से चंपारण गए थे, जब उनको तिरहुत डिवीजन में ऑफिशियल ने बोला था कि लीव, हाँ, उसके बाद फिर वो चंपारण गए थे। चंपारण मोतीहारी ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बिकॉज मोतीहारी इज द कैपिटल ऑफ चंपारण, तो दे मीन द सेम थिंग। हाँ, मतलब उस टाइम पे चंपारण भी अलग था, मोतीहारी भी अलग था, बट वो एरिया ही जैसे कह लेते कि अगर आप चंडीगढ़ जा रहे हो तो आप पंजाब में भी आए हो। चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ पंजाब, चंडीगढ़ गए हो तो आप पंजाब में भी हो और आप चंडीगढ़ में भी हो, तो वैसे ही मोतीहारी और चंपारण का थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। हाँ जी, गुरजस, यू हैड सम क्वेश्चन? ओके ओके, एनीथिंग एल्स? बेटे जब मैं इंडिगो करा रही थी, देयर वाज वन मोर पॉइंट जो मैं भूल गई हूँ। आपका जो लास्ट पेज है चैप्टर का, उसमें गांधी जी लिख रहे हैं कि द चंपारण एपिसोड वाज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ। ये क्वेश्चन भी एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस है कि व्हाई इज द चंपारण मूवमेंट कॉल्ड अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ। बेटा ये इसलिए है बिकॉज इट वाज इन दिस मूवमेंट दैट ही गॉट द अर्ज to hasten the departure of the British. Hasten the departure of the British मतलब जो उनके मन में इच्छा जागृत हुई कि ब्रिटिश को अब इंडिया में और राज नहीं करना चाहिए, इनको हमारे देश से निकालना है। इस पॉइंट पे ही, चंपारण मूवमेंट में ही उन्होंने ये डिक्लेयर किया था कि ब्रिटिश मुझे मेरी कंट्री में ऑर्डर नहीं कर सकती। स्वराज का जो सपना था वो चंपारण मूवमेंट से शुरू हुआ था, एंड दैट इज व्हाई इट इज कंसिडर्ड अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। इससे पहले ही वॉज अ पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, बट आफ्टर दिस पॉइंट ही स्टार्टेड फाइटिंग द ब्रिटिश एक्टिवली। उनका जो फाइट विद द ब्रिटिश है, इट स्टार्टेड इन साउथ अफ्रीका, इफ यू रिमेंबर। जब उनको ट्रेन के फर्स्ट क्लास से उतारा गया था, थर्ड क्लास में बिठाया गया था, तो तब वो कुछ दिल में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फीलिंग्स शुरू हो गए थे, बट द अर्ज टू हेस्टन द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग द चंपारण मूवमेंट, और इसीलिए चंपारण एपिसोड को टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ बोला जाता है। उनके जिंदगी बदल गई थी इस पॉइंट पे, ठीक है। सो दिस वाज वन पॉइंट आई मिस्ड
in my explanation earlier. So, okay. So with this, we come to the end of the video. I hope that you liked it and it helped to clarify some doubts and added more knowledge to what you already knew. So if you liked it, please do consider subscribing to my channel and liking the video, and do press the bell icon for further notifications. See you soon, everyone.